हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूगोल ही नहीं इमरान खान का गणित और सामान्य ज्ञान भी है कमजोर। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के नजर में भारत की आबादी इतने करोड़ बताई गई है। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर, दिखाएंगे कैसे इमरान खान ने भारत को लेकर नहीं बल्कि पाकिस्तान तक की जनसंख्या को लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। दोस्तों गलत बयानबाजी की है। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारत चीन में बॉर्डर टेंशन पर 9 घंटे की मैराथन बैठक जारी, जिसके बाद नतीजा ये निकल कर आया। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों क्या है वो नतीजा। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पहली बार तालिबान के बढ़ते हमलों को लेकर अमेरिका पर बरसे हैं अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये, सबसे बड़ी अभी की लेटेस्ट खबर है दोस्तों, जहां पर अमेरिका पर बरसते हुए नजर आए हैं तालिबान को लेकर अफगानिस्तानी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्यों बढ़ गए। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर हिमाचल में 15 अगस्त पर किसी को नहीं फहराने दिया जाएगा झंडा, इसकी बड़ी धमकी दी गई है। दोस्तों खालिस्तानियों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे खालिस्तानी के किस मेंबर ने ये सबसे बड़ी धमकी दी है और झंडा फहराने को मना किया गया है। दोस्तों वो भी भारत के झंडे को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर, अनंतनाग में लश्कर तैयबा के टेरर मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें इतने आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर धीरे धीरे एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, अब कनाडा के नेता ने लगाया तालिबान को ट्रेनिंग देने का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अब यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इस जिले का भी नाम बदलने की बड़ी कवायद शुरू हो गई। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इसके लिए बड़ा सजेशन दिया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका अब नाम चेंज होने वाला है और क्या नाम चेंज होगा, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि डाक घर की ये बचत स्कीम आपको दिला सकती है 5 साल में 6 लाख रुपए तक का ब्याज। जी हाँ दोस्तों, कैसे होगा ये प्रोसेस, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर SBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दोस्तों क्या है वो खुशखबरी, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मॉनसून से जुड़ी खबर, अगस्त और सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक होने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। और ये सामान्य से अधिक बारिश किस राज्य में होगी भारत की, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो शौर्य, वो ताकत, वो बल, वो क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान की किरकिरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां भूगोल ही नहीं इमरान खान का अब गणित और सामान्य ज्ञान भी है कमजोर। भारत की आबादी 1 अरब 300 करोड़ बताया गया है इमरान खान की तरफ से। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर बोले उनकी जुबान पर हमेशा भारत का जिक्र रहता ही रहता है। मुद्दा अंटार्कटिका में किसी ध्रुवीय भालू के ग्लोबल वार्मिंग से मरने का हो रहा था दोस्तों, लेकिन इमरान खान उसके लिए भी भारत और RSS को जिम्मेदार ठहरा देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों क्रिकेटर को लेकर भी, जब इमरान खान पूरे ताव के साथ भारत की आलोचना करने बैठे थे, बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ था और इमरान खान भारत के खिलाफ बोले जा रहे थे दोस्तों, लेकिन बड़ बोले पर में इमरान खान ऐसी गलती कर गए कि एक बार फिर से उनकी बेवकूफी दुनिया के सामने उजागर हो गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री क्रिकेट में भारत के वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना कर रहे थे। इमरान खान कह रहे थे कि टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी में भारत की हार का जिक्र कर रहे थे दोस्तों। इसी दौरान इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप है, एक वनडे और एक टेस्ट क्रिकेट का। 40 से 50 लाख की आबादी वाले देश ने हिंदुस्तान को, जिसकी आबादी 1 अरब 300 करोड़ है, उसे टेस्ट चैंपियनशिप हरा दी। इमरान खान भारत की आलोचना करते करते भूल गए कि भारत की आबादी 1 अरब 300 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 1 अरब 39 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बाद बड़ी फजीहत होती हुई नजर आ रही है
दोस्तों इमरान खान की और पूरा विश्व इमरान खान के लिए हंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये तो थी भारत तक की बात दोस्तों, लेकिन वो ये भी भूल गए कि पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने पाकिस्तान की आबादी तक की जानकारी नहीं है दोस्तों। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रधानमंत्री को जिसको अपने देश तक के बारे में जानकारियां नहीं है दोस्तों? ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को ही पाला है और आतंकवादियों के लिए ही काम किया है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों इमरान खान को लेकर। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन में बॉर्डर टेंशन पर 9 घंटे की मैराथन बैठक, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि अब फिर होगी आगे बात। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत और चीन के बीच जब भी बैठक होने वाली होती है दोस्तों और बातचीत होने वाला होता है, पूरा विश्व का ध्यान सिर्फ इसी दोनों देशों के बीच बातचीत पर अटका होता है दोस्तों। जैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, उसी प्रकार से इन दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर पूरे विश्व का ध्यान होता है। लेकिन ऐसे में जब ये पता चले कि नतीजा सिर्फ ये निकला कि अगले दौर में फिर बात होगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विश्व कितना हैरान होता होगा दोस्तों, और चाइना के लिए कितनी गालियां निकलती होंगी। बता दें भारत और चीन के बीच शनिवार को 9 घंटे तक चली 12वें दौर की बैठक में एक बार फिर इन बातों को दोहराया गया है कि दोनों देश बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है दोस्तों। भारतीय इलाके में चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई बातचीत का लेखा जोखा पेश करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि पश्चिमी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर बचे हुए इलाकों से डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों पक्षों ने विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने कहा कि इस दौर की बातचीत रचनात्मक थी, जिससे आपसी समझ बढ़ी है। दोनों देशों ने बाकी बचे मुद्दों को मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सुलझाने और बातचीत का सिलसिला बनाए रखने पर सहमति जताई है दोस्तों, और बाकी बचे मुद्दों के लिए अगली बार के मीटिंग पर टाल दी गई है दोस्तों। तो यही रहा इस मीटिंग का पूरे का फैसला दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली? अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये भारतीय सेनाओं का वक्त खराब करने वाला काम है दोस्तों और कोई हल नहीं निकल रहा है, ऐसे में चाइना को अब बातों से नहीं बल्कि लातों से समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो राय कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पहली बार तालिबान के बढ़ते हमलों को लेकर अमेरिका पर बरसे अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। बता दें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में तालिबान की ओर से लगातार बढ़ रही हिंसा के लिए अमेरिका को जिम्मेदार करार दिया। पहला मौका है दोस्तों ये जब उन्होंने देश में हिंसा के लिए अमेरिका को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की तेजी से वापसी के चलते देश में लगातार हिंसा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब सूबों की राजधानी और शहरी इलाकों की रक्षा करने का काम करेगी। इसके साथ ही अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के नेताओं से भी कहा है कि वे तालिबान से जंग में जुटी सेना का समर्थन करें। आपको बता दें दोस्तों कि अशरफ गनी ने संसद में अपने संबोधन में कहा कि एक आयातित और जल्दीबाजी की शांति प्रक्रिया के चलते संदेह पैदा हुआ है। अमेरिका की ओर से काबुल तालिबान के बीच बातचीत का दबाव डाला गया, जो न सिर्फ असफल रहा बल्कि उससे मुश्किलें भी बढ़ी हैं। संसद के आपातकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान की शांति प्रक्रिया को बहाल रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में हमारे प्रयासों के चलते स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगले 6 महीनों में हमारा अफगान पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह आजाद अफगान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बात साफ हो गया है कि कोई ना कोई बड़ा कदम अफगानिस्तान अब उठाने वाला है, वो भी तालिबानियों के खिलाफ। क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए। बात करें खबर की तो हिमाचल में 15 अगस्त पर किसी को नहीं फहराने देंगे झंडा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खालिस्तानी संगठन ने फिर से दी है धमकी। कहा घर के अंदर ही रहें लोग। बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने सोमवार को कहा है कि उन्हें प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के सदस्य गुप्तवंत सिंह पन्नू ने फोन पर धमकी दी है। कांग्रेस विधायक के मुताबिक पन्नू ने धमकी दी है कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में किसी को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जाएगा। उसने 15 अगस्त को लोगों को घरों के अंदर रहने की बड़ी चेतावनी दे डाली है दोस्तों। इससे पहले 30 जुलाई को शिमला के कई पत्रकारों को रिकॉर्डेड कॉल के जरिए धमकी भेजी गई थी। कॉलर ने खुद को पन्नू बताया था
दोस्तों, जो कि SFJ का जनरल काउंसिल है। इस धमकी में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में देखा आपने किस प्रकार से भारत के इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में धमकी दी जा रही है दोस्तों, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज ना फहराने की बात कही जा रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हम भारतीय सिर्फ भारत माता के लिए जीते हैं और भारत माता के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए हम झंडा चाहे हमारी जान चली जाए हम फहरा के रहेंगे दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ध्वज तो फहराएगा ही, रोक सको तो रोक लो, जरूर कह दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर से ही खबर आ रही है कि अनंतनाग में लश्कर तैयबा के टेरर मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ हो गया है दोस्तों, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है दोस्तों। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सोमवार को अनंतनाग में राज्य पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए अनंतनाग शहर में बड़ा विस्फोट करने और युवाओं को आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें दोस्तों कि पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी IED बनाने में एक्सपर्ट हैं। उनके पास से हथगोले और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। ये चारों अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इलाके के युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये युवाओं को लश्कर तैयबा के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारे BSF को ये बड़ा सफलता हाथ लगा है दोस्तों। ऐसे में उनको कमेंट सेक्शन में थैंक यू इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा। अगली खबर की ओर चलें दोस्तों, तो कंधार के आसपास के इलाकों पर कब्जे की जंग तेज कर दी गई है दोस्तों। अफगान फोर्सेस का दावा, मारे गए हैं 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकी। बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद तालिबान वहां फिर से पांव पसारने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उसकी इस कोशिश को नाकाम करने में अफगान फोर्सेस के जवान लगे हुए हैं दोस्तों। उनका यह दावा है कि पिछले कुछ ही दिनों में तालिबान के करीब 300 लड़ाकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुके तालिबान की नजर अब वहां के बड़े शहर कंधार पर अटकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर एक्सपोज हो रहा अब पाकिस्तान। अब कनाडा के नेता ने भी लगाया तालिबान को ट्रेनिंग देने का बड़ा आरोप, जिसके बाद भड़के इमरान खान। बता दे, तालिबानी लड़ाकों को आतंकवादी की बजाय उन्हें आम नागरिक बताने वाले पाकिस्तान को अब दुनिया एक्सपोज कर रही है दोस्तों। कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर की एक ऐसी ही ट्विटर पोस्ट पर पाकिस्तान बिफर गया। क्रिस अलेक्जेंडर ने तालिबानी लड़ाकों की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे सीमा रेखा के पास दिखाई दे रहे हैं। उस तस्वीर को शेयर करते हुए अलेक्जेंडर ने लिखा है कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। क्या अब भी कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर और वॉर क्राइम को अफगानिस्तान में बढ़ावा दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान उन पर बिफरते हुए बयान जारी करके कहा है कि हम उनके स्टेटमेंट की निंदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर तालिबान चिल्ला रहा इमरान खान, जिसके बाद पाकिस्तानी संसद के पास लहराया अफगानी झंडा। बता दे, अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले राजधानी इस्लामाबाद में युवाओं के एक दल ने रविवार को संसद के पास स्थित द लेक व्यू पार्क के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहराना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो अमेरिकी रिपब्लिकन की रिपोर्ट में बड़ा दावा दोस्तों, वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रिपब्लिकन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन के रिसर्च लैब से लीक हुआ था। रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत का भी हवाला दिया गया है। वुहान संस्थान ऑफ वायरोलॉजी यानी WIV के वैज्ञानिक अमेरिकी विशेषज्ञों और चीनी और अमेरिकी सरकार के फंड से सहायता प्राप्त मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस को मॉडिफाइड करने के लिए काम कर रहे थे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान को नहीं रहा पाकिस्तान पर भरोसा, करेगा राजदूत के बेटी के अपहरण की खुद से जांच। बता दे, चीन के बाद अब अफगानिस्तान को भी पाकिस्तानी जांच पर भरोसा नहीं रहा।
अफगानिस्तान ने अपने राजदूत नजीबुल्लाह अली खील की बेटी सिलसिला के अपहरण की जांच के लिए एक दल पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण की जांच पूरी कर ली है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि राजदूत की बेटी का अपहरण हुआ ही नहीं था और इस पूरे मामले को भारत की साजिश करार दिया था। ऐसे में दोस्तों चाइना की तरह ही अब अफगानिस्तान को बिल्कुल भरोसा नहीं पाकिस्तान पर, इसलिए खुद अपना दल भेज रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम उठा रही है अफगानिस्तान तो कमेंट सेक्शन में हम अफगानी एक्शन की सराहना करते हैं, जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भारत ने संभाली यूएनएससी की अध्यक्षता। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला होगा मुख्य एजेंडा। बता दें भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभाल ली है। वो एक महीने तक इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करेगा, जिसमें कल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर अध्यक्ष कार्य हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में कांग्रेचुलेशन टू टीएस तिरुमूर्ति जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो गुजरात से खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी लड़ाके को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से एक 15 वर्षीय पाकिस्तानी लड़के को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ ने रविवार को सुबह करीब 11 बजे अंतरराष्ट्रीय सीमा के स्तंभ संख्या 1099 के पास बाढ़ को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी लड़के को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो तेल टैंकर हमले के बाद अब ब्रिटेन ने ईरान के राजदूत को कर दिया है तलब। बता दें ब्रिटेन ने ओमान के तटीय क्षेत्र में एक तेल टैंकर पर हुए हमले के मद्देनजर सोमवार को ईरान के राजदूत को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। पश्चिमी एशिया मामलों के मंत्री जेम्स क्लेवरली ने बृहस्पतिवार को तेल टैंकर एमवी मर्सर स्ट्रीट पर हुए हमले के सिलसिले में ईरान के राजदूत मोहसेन बहारवंद को तलब कर ब्रिटेन की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस हमले में ब्रिटेन और रोमानिया के एक नागरिक की मौत हो गई थी। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर टैंकर हमले से बौखलाया इजराइल, कहा ईरान को अपने तरीके से देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने खुद ओमान तट के पास इजराइल की ओर से संचालित एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के लिए रविवार को ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उसने बड़ी ही गंभीर भूल की है। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया। इस हमले में चालक दल के 2 सदस्य मारे गए थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि खुद वहां के प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा है कि ये कायराना हरकत ईरान ने ही की है और अब अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। वे इससे इनकार कर रहे हैं। अब मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ईरान ने ही जहाज पर हमला किया। उन्होंने कहा खुफिया एजेंसियों को ईरान की संलिप्तता के सबूत मिले हैं और हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरानी शासन को स्पष्ट तौर पर बताएगा कि उसने गंभीर भूल की है। किसी भी स्थिति में हमें पता है कि ईरान को किस तरह जवाब देना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर म्यांमार में सेना प्रमुख का बड़ा ऐलान, अगस्त 2023 तक खत्म होगा आपातकाल और होंगे आम चुनाव। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो यूपी में बदल जाएगा एक और शहर का नाम। फिरोजाबाद के लिए इस नए नाम का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें उत्तर प्रदेश अपने शहरों के नाम बदलने को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और अब दोस्तों फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर रखे जाने का प्रस्ताव फिरोजाबाद ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव ने जिला पंचायत बोर्ड बैठक में रखा है। उनके इस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। तो वहीं जिला पंचायत से स्थानीय अदालत के साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संबंधी केस के लिए अधिवक्ता को रखने के मामले में अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों इस बात का समर्थन करते हैं कि फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर रखा जाना चाहिए दोस्तों, और जो नहीं करते हैं वो कारण जरूर दीजिएगा। क्या ये नाम बदलकर चंद्र नगर होना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला, मुहर्रम के जुलूस पर लगाई रोक। शिया धर्म गुरुओं ने जताई इसको लेकर बड़ी नाराजगी। कांवड़ यात्रा पहले ही कर चुके थे योगी जी, रद्द। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के मौके पर किसी भी तरह का जुलूस या ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला कोविड-19 संक्रमण की वजह से लिया गया है दोस्तों। इसके पहले कांवड़ यात्रा को भी योगी जी ने रद्द कर दिया था दोस्तों। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और पुलिस
कमिश्नरों को मुहर्रम को लेकर एक पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस या ताजिया की अनुमति न दी जाए। साथ ही धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। ऐसे में दोस्तों योगी जी के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उनका ये फैसला जुलूस पर रोक सही मानते हैं आप दोस्तों या गलत? कमेंट में राय सुझाव रीजन के साथ दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया ई रूपी। बताया डिजिटल भुगतान में जुड़ेगा नया आयाम। आपको बता दें दोस्तों, ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से कैशलेस व कॉन्टैक्टलेस यानी संपर्क रहित बनाया गया है। दोस्तों ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। आपको बता दें दोस्तों, ई रूपी एक्चुअली है क्या, ये काम कैसे करेगा और इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? दरअसल पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी और यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर सिलीगुड़ी रेलवे कॉरिडोर से जुड़ा बांग्लादेश 56 साल बाद हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर चल गई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल रूट पर 56 साल बाद ट्रेन चली है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिल्हाटी से दूरी तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। खास बात दोस्तों ये है कि 56 साल बाद इस रेल मार्ग के शुरू होने से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में और ज्यादा तेजी आएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए नया फीचर लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो डाकघर की ये बचत स्कीम आपको दिला सकती है 5 साल में 6 लाख रुपए का ब्याज। बता दें, पैसा निवेश करते वक्त दो ही चीजें हर निवेशक चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और दूसरा उसे अच्छा रिटर्न मिले। पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी बचत योजनाएं हैं जिनमें आपको ये दोनों चीजें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ऐसी ये स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, ये आपको कई बैंकों की FD से भी ज्यादा ब्याज दिला सकती है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की NSC योजना पर इस समय 6.8% ब्याज दर ऑफर की जा रही है। ध्यान रहे कि आप जो पैसा NSC में निवेश करेंगे उसमें सालाना ब्याज जुड़ता रहेगा, मगर आपको भुगतान एक साथ मैच्योरिटी लेवल पर ही जाकर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी। ऐसे में आप इस प्लान को ले सकते हैं, डाकघर में जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो सीबीएसई ने 12वीं की लिखित परीक्षा की तारीखों का किया है ऐलान। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र दे सकते हैं इन परीक्षाओं को। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो अगस्त सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक होने की उम्मीद। आपको बता दें दोस्तों, कहां कैसा रहेगा वर्षा का हाल। दरअसल सोमवार को मौसम विभाग ने बड़ी अच्छी खबर दी है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 4 महीने के बारिश के मौसम की बचे 2 महीनों यानी अगस्त और सितंबर के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने अगस्त के लिए एक अन्य पूर्वानुमान कहा है कि मानसून सामान्य रहने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान, आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जहां पर सामान्य से अधिक होने की संभावना है वो हो गए तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार में महीने के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।